Okay, good afternoon, everyone. So today we start with a very important topic that is called eddy current. So first we explain this, and then we explain the remaining part of the transformer. So let's start with the eddy current. Eddy current. So what do you mean by this eddy current? How we can develop this eddy current? So for eddy current, we need a metal block. That means that can be spherical or cubical, but a solid three-dimensional block. Like if we use a block like this, it will be easy to show you. Suppose we have a metal block like this. So this is a whole solid metal, okay, and in which if we able to change the magnetic flux, if we able to change the magnetic flux, so many way we can change. The best way is supply a electromagnetic wave like alternating current or any other wave also. Mainly we generally supply AC current. So due to the flux change, EMF change, that is minus d phi by dt, we know that, yes or no? From electromagnetic induction we know the EMF will induce to maintain the change in flux, and that rate of change of flux is EMF with negative sign, and negative sign shows that the induced EMF will oppose the change from Lenz law. Yes or no? Yes or no? Hello. So once the EMF is generated, I can say my current is EMF by resistance. And what happened here exactly? The amount of current is very, very large. Why? What happened? It will be formed like a loop. Like कि ये छोटा सा फॉर्म में पार्ट में फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ तो ईएमएफ जनरेट हुआ, फिर इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, फिर इसमें ईएमएफ जनरेट होगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, माने करंट जनरेट होगा, इसमें करंट जनरेट होगा, इसमें करंट जनरेट होगा. सो ये जो करंट है एक दूसरे का क्या कर रहा है, these follow a path and they all are supportive nature, not only in the front part. ये भी सोच लो कि ये सब करंट है, तो इतना सारा करंट एक साथ फ्लो होगा. सो द अमाउंट ऑफ करंट इज वेरी वेरी लार्ज. कैसा लार्ज? 1000, 1 लाख, इतना अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होता है. सो जब ये करंट जनरेट होता है कि वी नो दैट करंट इज कॉल्ड द, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट करंट इज कॉल्ड द एडी करंट. सो एडी करंट कैसे जनरेट होगा कि अगर मैं फ्लक्स को चेंज करूं एंड इफ वी एबल टू मेंटेन दैट चेंज इन फ्लक्स, और उसको एक मेटल के अंदर में मैं करूं. मेटल के अंदर क्यों? क्योंकि मेटल में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा काफी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू आर, दैट इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल. तो आयरन वगैरह के लिए क्या होता है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है. So it's a huge change in flux. That means huge EMF generate. That means huge current generate, and that current all are supportive nature, all are additive nature. So overall मिलके एक बहुत बड़ा current हो जाता है, high value of current हो जाता है. और जब इसके अंदर से बहुत ज्यादा current flow करने लगता है, so according to heat, according to माने heating effect of current, heat generate is I square RT. तो क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, जिसको हम लोग सो मेनी डिफरेंट वे वी कैन यूज इट. लाइक तुम लोगों ने इंडक्शन प्रेशर कुकर का नाम सुना होगा, फिर वो क्या कहता है, वो हम लोग जो घर पे यूज करते हैं माइक्रोवेव. हाँ, ये सब में क्या होता है, एक बार आयरन का बार होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग फ्लो करते हैं, मतलब चेंज इन फ्लक्स से वो क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करता है एंड करंट जनरेट करता है ह्यूज अमाउंट, और इसके कारण बहुत ही जल्दी क्या होता है, खाना वगैरह गर्म हो जाता है. ये सब नो.
और ये जो अगर इसका जो वेव फॉर्म है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी इसको खाना को गर्म कर देता है, दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द एडी करंट इफेक्ट। क्लियर एवरीवन? और इसका एप्लीकेशंस का अगर हम बात करेंगे, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, अगर हम एप्लीकेशंस का बात करते हैं इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशंस है वो है तुम्हारा इंडक्शन कुकर, हाँ, फिर माइक्रोवेव, हाँ, फिर डेड बिट गैल्वेनोमीटर, ये सब इसका यूजेस है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ये सब में एवरीवन, इज इट ओके? एवरीवन, इज इट ओके? यस सर। अच्छा, अब देखो ये तो गया कि एडी करंट कैसे जनरेट करेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर सकते हैं या वेव जनरेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर का बात करेंगे, इफ वी सी द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर देखते हैं तो ट्रांसफार्मर का कोर भी कुछ वैसा ही होता है। ये है मेरा पोर्शन और ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड ही होता है, तो ये ऐसा होता है ना। तो इसके अंदर में भी क्या होगा कि तुम्हारा सेम अमाउंट ऑफ ऐसे करके करंट जनरेट हो सकता है ना, है ना। इसके अंदर से ऐसे करके करंट जा सकता है, तो ये क्या कर सकता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करंट जनरेट कर सकता है। ये सब नो एवरीवन, है ना। यस सर। अब देखो इसमें जो बात है कि ट्रांसफॉर्मर्स का इसमें जो एडी करंट होगा ये तो गर्म होकर इसका लॉस है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से तो हमें खाना बनाना है नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर का ये जो हीटिंग इफेक्ट है, जो ये जो एडी करंट के लिए जो हीटिंग इफेक्ट है, ये ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होगा कि लॉस एज ए एडी करंट, है ना, या एडी करंट लॉस है, एडी पावर लॉस, मतलब हीट एनर्जी लॉस, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज पावर, सो पावर लॉस, ये सुन लो। यस सर। तो मेरा मेन काम होगा ट्रांसफॉर्मर में इस एडी करंट को लॉस को मिनिमाइज करना। तो मैं मिनिमाइज कैसे करूंगा, तो ये जो तुम लोग यहाँ पे जो फिगर में देख रहे हो सब का सब ब्लू वाला एक दूसरे को साथ कनेक्ट कर करके वैल्यू बढ़ा रहा है, मेरा काम होगा कि इस पथ को ब्रेक करना। तो हम पथ को ब्रेक कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर का इसको एकदम सॉलिड नहीं रखे, इसको स्लाइस कर देंगे, ऐसे करके स्लाइस कर देते हैं ट्रांसफॉर्मर को, जैसे ब्रेड को स्लाइस करते हुए देखे हो। हेलो, यस सर। वो गोटा गोटा ब्रेड देखे हो, गोटा ब्रेड मतलब देखना बेकरी का दुकान में पूरा गोटा ब्रेड मिलता है, और जब तुम उसको बोलते हो खरीदेंगे तो वो एक तो चाकू लेके स्लाइस स्लाइस कर देता है ना। यस सर। तो अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके स्लाइस कर दूंगा, और हर एक स्लाइस को अगर मैं इंसुलेट कर दूं, तो क्या होगा कि एक पथ दूसरे पथ के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। सो एक पथ अगर दूसरे पथ के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तो इसका पथ ब्रेक कर जाएगा, मतलब इसका हीटिंग इफेक्ट लॉस घट जाएगा। आई जस्ट शो यू वन एग्जांपल देन यू अंडरस्टैंड। मानो मेरे पास जो करंट है, मेरे पास जो करंट है दैट इज मानो 10 टू द पावर 3 एम्पियर करंट इसके अंदर से जा रहा है। तो अब मैं इसको क्या किया, 100 टुकड़ा कर दिया। अच्छा, अगर मेरे पास 10 टू द पावर 3 करंट जा रहा था तो मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ लॉस कितना होता, आई का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 6 टाइम्स हीट एनर्जी जनरेट होता है। यस और नो, इफ वी सपोज रेस्ट आर कांस्टेंट। यस और नो? यस सर। अब हम इसको 100 टुकड़ा कर दिया, तो 100 टुकड़ा अगर कर दिया, देखो टोटल स्ट्रेंथ इसमें था 1000, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे 100 पीस कर दिया हूं, सो ईच पीस में कितना होगा, 10 एम्पियर। 100 पीस को मिलाएंगे तब इतना करंट आएगा ना। यस सर।
तो हर एक पीस में कितना है 10 एम्पियर। तो अब हीट मेरा क्या है 10 का स्क्वायर कितना 100। सो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 इंटू 100 माने 10 टू द पावर 4। देखो 10 टू द पावर 6 की जगह पे 10 टू द पावर 4 हुआ, मतलब 100 गुना घट गया। यस सर। नॉट ओनली दैट, इसमें एक और बात होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रो एल बाई ए। तो ये जो मेरा एरिया जो है, ये जो एरिया मैं जब इसको घटा रहा हूँ तो मेरा एरिया क्या हो रहा है, इफ माई एरिया इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, व्हेन माई रेजिस्टेंस डिक्रीज माई करंट इंक्रीज। लेकिन मैं इस पूरा एरिया को जब ऐसे पीस कर रहा हूँ तो इसका एरिया घट रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब करंट घटेगा। तो इसके अंदर का जो फ्लो करंट है वो घटेगा। तो फ्लो करंट घटेगा, मानो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीसेस, एन जितना ज्यादा होगा मतलब एरिया इज इनवर्सली, एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली। हाँ, तो एन अगर जितना घटाओगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, मतलब फिर एन टाइम्स अगर 100 पीस कर दिया तो और 100 टाइम्स घट जाएगा, है ना। यस सर। सो रेजिस्टेंस भी क्या होता है मेरा काफी ज्यादा कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होने के कारण मेरा करंट भी कम हो जाता है। तो सो ऑन दैट बेसिस वी कैन डिक्रीज दैट एडी करंट लॉस इन द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है उसको बोला जाता है एडी करंट लॉस। इस एडी करंट लॉस को हम लोग कम करते हैं, कैसे, हम लोग ट्रांसफार्मर को पीस करते हैं, हाँ, और हर एक पीस को क्या करते हैं इंसुलेट कर देते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ करंट को एडप्ट नहीं कर सके, मतलब उसका करंट का पाथ को हम लोग क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंड? यस सर। अब देखो, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसमें से एक लॉस मैंने बता चुका है कि एडी करंट लॉस, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पूरा ओवरऑल चीज बता दिया। सो लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, सो ट्रांसफार्मर में मेनली 3 तरह का लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में मेनली 3 तरह का लॉस होता है। पहला लॉस को बोला जाता है कॉपर लॉस, सेकेंड लॉस को बोला जाता है आयरन लॉस, और थर्ड लॉस को बोला जाता है फ्लक्स लीकेज। तो ये जो आयरन लॉस है ये फिर 2 तरीके का होता है, एक होता है एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस। दूसरा जो होता है दैट इज हिस्टेरिसिस, HYSTERIS, हिस्टेरिसिस लॉस। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, उसमें से भी मेनली ये दोनों लॉस होता है। ये लॉस तो प्रॉपर वाइंडिंग के कारण होता है, कि परफेक्ट बोल के कोई वाइंडिंग नहीं होता, तो कितना भी अच्छा वाइंडिंग कर लो कुछ ना कुछ लॉस होगा ही। सो सबसे पहले हम लोग आता है कॉपर लॉस। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफार्मर में कॉपर कहाँ लगता है, ट्रांसफार्मर का क्या कॉपर का बनता है बोलो, ट्रांसफार्मर का क्या कॉपर का होता है, एनीवन, एनी आइडिया? एनीवन, एनी आइडिया? देखो ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस होता है, हाँ कि कंडक्टर, हाँ कंडक्टर। तो कॉपर लॉस जो होता है, कॉपर लॉस जो होता है ये होता है वायर, प्राइमरी, ड्यू टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वायर। ठीक है,
तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वायर में जो मेरा जो वायर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वायर होता है, वो वायर किस चीज से बनता है? कॉपर वायर यूज करते हैं हम लोग। सो इसको कॉपर लॉस मेनली बोला जाता है। कॉपर वायर ही क्यों यूज करते हैं, आयरन वायर क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। अगर हम लोग आयरन लेंगे तो लॉस और ज्यादा होगा। तो हाउ यू decrease the this copper loss by using a very good conductor like copper wire, ठीक है। और कॉपर में भी बहुत सारा मटेरियल होता है, किसी में कुछ मिलावटी होता है, कोई अच्छा बहुत अच्छा कॉपर वायर से बनता है। सो जो जिसका कंडक्टर बहुत मतलब इसका कंडक्शन बहुत ज्यादा है, वैसा कॉपर वायर लेंगे। क्लियर? सो हाउ वी रिड्यूस दिस कॉपर लॉस बाय यूजिंग अ वेरी गुड कंडक्टर। और ये कॉपर लॉस का वैल्यू कितना होगा? देखो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है? पावर लॉस का फॉर्मूला है I²R। तो मेरा जितना गुड कंडक्टर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा लॉस उतना कम होगा। ठीक है, एवरीवन इज इट ओके? देखो क्या लिखा है, एनर्जी लॉस इन द winding of the transformer is known as the copper loss. So the power loss in the copper primary primary and secondary winding, that is I²R. This loss appear as a heat produced in the primary and secondary coil. Copper loss can be reduced by using thick wire for the winding. Clear? Everyone, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कॉपर लॉस के बाद जो नेक्स्ट लॉस है, कॉपर लॉस के बाद जो नेक्स्ट लॉस है, दैट इज आयरन लॉस। तो आयरन लॉस का मतलब क्या हो गया? आयरन लॉस का मतलब क्या हो गया? आयरन का मतलब क्या हो गया? कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर मतलब जो आयरन से बनता है, इसीलिए इसको आयरन लॉस बोला जाता है। कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है वो आयरन से बनता है, इसलिए इसको तुम्हारा आयरन लॉस बोला जाता है। अब ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर आयरन से क्यों बनता है, कॉपर से क्यों नहीं बनता है? इसका बहुत सारा कारण है। सबसे पहला बात है, क्योंकि इस कोर में मुझे म्यूचुअल इंडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब मुझे फ्लक्स बहुत ज्यादा चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर मैक्सिमम फॉर फेरोमैग्नेटिक। अंडरस्टैंड? और आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। समझ में आया? समझ में आया? एवरीवन, इज इट ओके? यस सर। तो क्या होगा? फ्लक्स सबसे ज्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक में, और फ्लक्स ज्यादा होगा तभी तो मेरा चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा, तभी तो मेरा इनपुट एंड आउटपुट को सबसे अच्छा वे में रिलेट कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग आयरन ही लेते हैं। अब जब आयरन लेते हैं, इसका माइनस पॉइंट है कि इसमें एडी करंट लॉस होगा। एडी करंट जो लॉस है, अभी मैंने तुम लोगों को बोला कि एडी करंट लॉस क्या होता है, कि जो इसका जो कोर जो होता है, कोर ऑफ द आयरन वायर, आयरन बार, ठीक है, उसमें क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं। और इस एडी करंट लॉस को रिड्यूस कैसे करेंगे? इसको हम लोग क्या करते हैं, पीस करते हैं, और ईच पीस को वेल इंसुलेटेड करते हैं। बाय यूजिंग दिस वी कैन रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ये सब मैथमेटिकल वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडी करंट लॉस व्हेन a charging magnetic flux linked with the iron core of the transformer, eddy current are set up. These eddy current in the iron core produce heat, जो भी पहले बोला, which leads to the waste of the energy. This energy loss is reduced by using a laminated iron core with proper insulation. Laminated iron core with proper insulation, iron core with proper insulation. Eddy currents are reduced in a laminar core because their path are broken as compared to the laminated core.
एज कंपेयर टू द ये होगा बार होगा, लैमिनेटेड कोर नहीं होगा, एज कंपेयर टू द बार। समझ में आया ना? हम लोग क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं और ईच स्लाइस को लैमिनेटेड करते हैं। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, सेकेंड वन इज एडी, सेकेंड वन इज कॉल्ड द हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? देखो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है कि इसमें दो तरह का होता है, एक इज द एडी करंट लॉस, जो अभी थोड़ा देर पहले बताया, दूसरा इज द हिस्टेरिसिस। ये हिस्टेरिसिस को लॉस कैसे करेंगे, कम करेंगे? चलिए, ये होता क्या है, जो देखो तुम लोगों को मैंने मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी बताया था कि मानो मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, when we place that ferromagnetic material in presence of magnetic field, the material get magnetized. Now if we try to demagnetize it, or if we try to remove that external magnetic field, it will be retain its magnetic property। माने एक बार एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे तो भी वो मैग्नेटाइज रहेगा। अब अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना है तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा, मतलब वो उसको अपोज करता है, जिसको कहते हैं कोरेसिव फोर्स। तो जिस मटेरियल में जितना ज्यादा कोरेसिव फोर्स होगा वो उतना ज्यादा लॉस करेगा, मतलब वेस्ट करेगा। तो शायद तुम लोगों को याद होगा, मैंने मैग्नेटिज्म में आई एंड एच के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करके ऐसे दिखाया था, याद है? ऐसे करके किया था, लगभग ऐसे करके गया, फिर ऐसे आया, ऐसे करके ऐसे गया था, याद है? तो ये जो इसका एरिया जितना ज्यादा होगा लॉस उतना ज्यादा होगा, और इसका एरिया जितना कम होगा लॉस उतना कम होगा। तो मतलब क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो मेरा अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसमें क्या है कि मेरा करंट इज फ्लक्चुएटिंग लाइक दिस। सो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हुआ। अब ये जो है जीरो हो गया, तो जब जीरो हो गया मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज्ड है। अब जब मैं करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, इट विल ट्राई टू अपोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बिकॉज ये अब क्या है, ऑलरेडी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर चुका है, अब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कराना है। तो ये जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है तो वो क्या करता है, उसको अपोज करता है, मतलब लॉस होता है। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फिर वो उसको अपोज करता है। मतलब इससे क्या होता है, एक एरिया निकलता है। ये एरिया जितना बड़ा होगा लॉस उतना ज्यादा होगा, ये एरिया जितना कम होगा लॉस उतना कम होगा। तो लॉस कम करने के लिए क्या है, हम लोग वैसा मटेरियल लेंगे जो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग स्टील लेंगे, स्टील से हम लोग क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट, और सॉफ्ट आयरन कोर से क्या बनाता है, टेम्पोररी मैग्नेट। तो हमें वैसा मटेरियल लेना है जो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए, मतलब वैसा मटेरियल लेंगे जिससे हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जिससे बनाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है, सॉफ्ट आयरन से बनता है। क्यों? क्योंकि मैं जब करंट भेजा वो मैग्नेट है, जब मैं करंट को ऑफ कर दिया उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। तो खत्म तो नहीं होता है, ऑपोजिट अपोज करता है, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। या अगर थोड़ा कम ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टील यूज करेगा, स्टील से परमानेंट मैग्नेट बनता है, मतलब एक बार वो मैग्नेट बन गया उसको डीमैग्नेटाइज करना बहुत टफ हो जाता है, वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होना चाहता है। तो इसीलिए हम लोग जो ये जो कोर ऑफ द होता है, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, वो सॉफ्ट आयरन कोर से बनता है, ना कि स्टील से। अब तुम देखोगे बड़ा बड़ा जो ट्रांसफार्मर है, रोड के सामने अगर कहीं पे ट्रांसफार्मर देखा, वहां से थोड़ा डिस्टेंस में खड़ा होकर थोड़ा वेट करना और थोड़ा ट्रांसफार्मर का साउंड सुनने का कोशिश करना, तो देखना एक ज़ैं 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 करके एक आवाज होता है, दैट इज कॉल्ड हेजिंग। ये जो हेजिंग होता है ये तुम्हारा हिस्टेरिसिस लॉस के कारण ये साउंड होता है, ठीक है? तो देखो हिस्टेरिसिस लॉस का मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। व्हेन
when a alternating current passes through a primary coil of the transformer, the iron core of the transformer is magnetized and demagnetized. मतलब जब मेरा करंट ऐसे करके गया तो वो मैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर जब ऑपोजिट में गया ये डीमैग्नेटाइज्ड होना चाहता है, तो मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल सम एनर्जी इज लॉस्ट in magnetizing and demagnetizing the iron core. The energy loss in a complete cycle is equal to the area of the hysteresis loss. ये जो मैंने बोला area of the hysteresis loss, ठीक है? Area of the hysteresis loss. This energy loss can be minimized by suitable material, soft iron core having narrow loop for the core of the transformer. Clear everyone? Yes, sir. अच्छा, इसके अलावा एक और तरह का लॉस होता है, दैट इज द फ्लक्स लीकेज लॉस. ये जो फ्लक्स लीकेज लॉस होता है, इसका जो मेन कारण होता है, तुम काफी अच्छा से वाइंडिंग अगर नहीं किए हो, जैसे हम लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग का जो वायर लगाता है उसको भी काफी अच्छा से मुझे इंसुलेट करना पड़ेगा, और फिर हर एक टीआई स्टैंपिंग, वो जो हम लोग एक के ऊपर एक जो स्टैंपिंग मारते हैं, मतलब पीस वाइज ना, उसको पीस करके उसको क्या करते हैं, एक वो बार्निश करना पड़ता है इंसुलेटेड ऑयल से. तुम लोग देखना कभी ट्रांसफार्मर का लेयर को ब्लेड से घसना, देखना मोम जैसा पतला पतला निकलेगा, या ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग वायर है उसको कभी ब्लेड से हल्का घस के देखना, पतला पतला प्लास्टिक जैसा निकलता है. दैट इज द, वो एक ऑयल मिलता है, वो उसके ऊपर बार्निश ऑयल बोलता है, उसको लगाने से वो क्या करता है, इंसुलेट करता है, मतलब करंट को जाने नहीं, एक जगह से कंडक्टिंग नहीं होता, वो इंसुलेटर होता है. तो वो जितना अच्छा से करोगे उतना अच्छा होगा. फिर दो प्राइमरी टर्न के एग्जैक्टली बीच में सेकेंडरी टर्न करना पड़ेगा, तब जाके वो और अच्छा होता है. और हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी मारते हैं तो ये एक के ऊपर हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, कॉमन फ्लक्स जो है तुम्हारा घट जाता है, तो उसके लिए भी लॉसेस होता है. सो जो फ्लक्स लीकेज लॉस है वो मेनली कैसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किए हैं उसको जितना एक्यूरेट करेंगे और जितना कॉमन कर जितना ज्यादा कॉमन एरिया मुझे मिलेगा उतना लस लॉस कम होगा. क्लियर एवरीवन, इज इट ओके? उसके बाद देखो एक और टॉपिक है, एंड यू कैन से दैट इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है? यू कैन से दिस इज द लास्ट टॉपिक. वो है तुम्हारा हाँ, वो है तुम्हारा एलसी ऑसिलेटर. एलसी ऑसिलेटर, तो ये एलसी ऑसिलेटर में क्या है, सबसे पहले एक कैपेसिटर लेता है और इसको हम लोग फुल चार्ज करते हैं. तो जब ये फुल चार्ज हो जाता है फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं. और जब मैं इसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर. इनिशियली कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाई C मैक्सिमम है और इंडक्टर में 0 है, क्योंकि पहले हमने कैपेसिटर को फुल चार्ज किया है. आफ्टर फुल चार्ज हमने क्या किया, जब इसको इंडक्टर के साथ लगाया, धीरे धीरे कैपेसिटर का चार्ज खत्म होगा और इंडक्टर का चार्ज मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा इंडक्टर का चार्ज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, इंडक्टर का एनर्जी स्टोर मैक्सिमम एंड कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर 0. इन बिटवीन एक ऐसा ले सकते हो कि I1 करंट, दैट इज नॉट द 0 मैक्सिमम, I इज द मैक्सिमम, और यहाँ पे हाफ Q1 स्क्वायर बाई C. तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को देते रहेगा और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगा अगर कोई लीकेज ना हो तो. सेम चीज हम लोग एक और जगह पे देखा है ऐसे करके, मैकेनिकल फॉर्म में. ये है मेरा इलेक्ट्रिकल फॉर्म एलसी ऑसिलेटर, जहाँ पे मेरा ऑसिलेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ चार्ज का स्टोर.
एक और जगह पे ऐसा ही होता है, वो है मैकेनिकल फॉर्म, वो है स्प्रिंग। अगर मैं मानता हूं मेरा यहाँ पे इलोंगेशन 0 है और यहाँ पे मेरा एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे मेरा इलोंगेशन 1 है, तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 0। ये धीरे धीरे इधर से यहाँ आया, जब यहाँ पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के कारण ये इधर जाना स्टार्ट हुआ और ये कंप्रेस होके यहाँ पे आके -1 हो गया, पूरा कंप्रेस हुआ। और यहाँ पे जब कंप्रेस होके मैक्सिमम कंप्रेस हुआ तो वेलोसिटी 0, मतलब ये ऐसे करके रुका फिर बढ़ा, तो यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर हो गया, एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। सो अगर हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, फिर ये आया एंड 2 and 4, यहाँ पे भी देखो, यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये आया, फिर यहाँ से देखो, पहले पोटेंशियल एनर्जी, मानो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0, एंड फिर ये उल्टा होगा। सो द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, इसीलिए इसको बोला जाता है। Everyone, is it okay? तो ये मेरा मैकेनिकल सर्किट है और ये मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। हम लोग को ऐसा होता है बहुत जगह कि मैकेनिकल सर्किट को इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल। जैसे तुम स्पीडोमीटर देखते हो, एनालॉग एक कांटा लगा देता है, तो वो मैकेनिकल सर्किट है। जो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में स्प्रिंग लगाते हैं, तो वही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिजिटली भी हो सकता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वही सब चीज, ऑसिलेशन वगैरह, स्पीड वगैरह देख सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसी ऑसिलेटर लगाते हैं, तो उसमें वो क्या करता है, सेम रीडिंग देगा डिजिटली, ठीक है। और डिजिटली का प्लस पॉइंट क्या है, डिजिटली में डैम्पिंग बहुत फास्ट होता है, तो मुझे एक्यूरेट रीडिंग मिलता है, बहुत जल्दी रीडिंग मिलता है और बहुत एक्यूरेट रीडिंग मिलता है। लेकिन डिजिटल का माइनस पॉइंट क्या है कि वो जल्दी खराब भी होने का चांसेस रहता है, लेकिन मैकेनिकल का कम चांसेस होता है। अच्छा, अब देखो, तो ये जो है, मुझे इस एलसी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी निकालना, ये क्वेश्चंस देता है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑन एलसी ऑसिलेटर एनालिटिकली, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर। तो देखो, अच्छा, एनालिटिकली बोल दो, क्योंकि अदर वे में भी हम निकाल सकता है एनालिटिकली। तो मेरे पास एक कैपेसिटर है, पहले हम लोग इसको फुल चार्ज किया, फिर हम लोगों ने इसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया। सो कर्चॉफ्स लॉ क्या कहता है, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, Q by C, and what is the voltage of this, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कर्चॉफ्स लॉ इन ए लूप नेट वोल्टेज रिमेन क्या होता है, 0 ना। सो Q by C plus L di by dt equals to 0। जब भी ऑसिलेशंस का बात आएगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का बात आएगा, तो अगर हम लोग मैकेनिकल सर्किट देखते हैं, याद करो क्लास 11, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक फॉर्म है। ये डिस्प्लेसमेंट 2n फॉर्म जैसे स्प्रिंग का हुआ। फिर पेंडुलम के लिए अगर एंगुलर फॉर्म में है, तो हम लोग डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, ये भी फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये दोनों मैकेनिकल, कभी डिस्प्लेसमेंट, कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। और यही हम लोग जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर के जगह पे चार्ज स्टोर होता है। सो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, मतलब एक्स या थीटा के जगह पे क्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। तो मैं अभी यही कोशिश करूंगा इस एलसी ऑसिलेटर को इस फॉर्म में सजाने के लिए। तो वी नो I इक्वल्स टू dq by dt, so q by c plus l d dq by dt by dt equals to 0. That means q by c plus l d square q by dt square equals to 0, which means L d square q by
dt square, that is minus q by c. So d square q by dt square equals to minus q by lc. That means d square q by dt square plus q by lc equals to 0. देखो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 0, तो क्यू बाई 1 बाई एल सी. देखो यहाँ पे क्यू क्यू है, सो ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई एल सी होगा ना, अगर मैं ये दोनों को एक बोलूं. ये सुन नो, हेलो. Yes, sir. So if my omega square is 1 by LC, so what do you mean by omega? 1 by root under LC. और ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और इसको मैं अगर 2 पाई फ्रीक्वेंसी कहूं, सो फ्रीक्वेंसी जो मेरा होगा 1 by 2 pi into 1 by root under LC, इसको फ्रीक्वेंसी. और तुम लोग शायद याद ही होगा, इसको रेजोनेटिंग बोला जाता है ना, है ना. रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी याद है ना इसी से. यस और नो? यस सर. और अगर एनालिटिकल शब्द का यूज ना करे, देखो क्यों हम बोल रहा है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल. देखो कैपेसिटर एंड इंडक्टर as you connected them parallel, so I can say very well कि we know in parallel connection voltage remains same, so VC is equals to VL or 1 by current into XC, current into XL, XC equals to XL 1 by omega C, omega L, omega square 1 by LC, omega equals to 1 by root under LC. देखो आ गया. And so frequency is 1 by 2 pi into 1 by root under LCQ, क्योंकि this is equals to 2 pi frequency, है ना. तो ये एनालिटिकल बोलना जरूरी है, ठीक है. Everyone is it okay? Yes, sir. अब देखो इसके साथ साथ एक और प्रूफ है, वो है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेटर. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन ये एलसी ऑसिलेटर शायद सिलेबस से हटा दिया है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेटर. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेटर, सबसे पहले हम लोग क्या किया, एक कैपेसिटर को फुल चार्ज किया. तो चार्ज फुल किया मतलब मेरा मैक्सिमम चार्ज इज क्यू, ओके, या क्यू नॉट. कब? जब मेरा टाइम इज 0. और जब मेरा टाइम 0 मैक्सिमम चार्ज, ये तभी होगा जब ये कॉस के फॉर्मेट में होगा. देखो कॉस ओमेगा टी. इफ आई से टी इक्वल्स टू 0, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है. तो ये पहले मैक्सिमम से शुरू होगा. और मुझे ये भी मालूम है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर होता है हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C. और इंडक्टर के लिए क्या होता है, हाफ LI स्क्वायर. तो मुझे ये दिखाना है कि टोटल एनर्जी स्टोर ड्यू टू कैपेसिटर प्लस ड्यू टू इंडक्टर is remain constant. That is called the conservation of energy in LC oscillator. मतलब total energy remain constant. So इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले जो मेरा लेट Q जो है, Q है फॉर कैपेसिटर, Q equals to Q
नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर मुझे आई चाहिए, क्या ये हो जाता है ना, खुद ब खुद उड़ जाता है। अगर मुझे आई चाहिए, आई का फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी। तो हम लोगों ने क्यू नॉट को कांस्टेंट को रखा, डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द डिफरेंशिएशन, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो आई कैन राइट क्यू नॉट ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। और देखो कभी कभी मेरे तो काम इसी से बन जाएगा प्रूफ के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल इसके बाद एक दिखाएंगे एंट्रेंस बेसिस पे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तो उसमें फिर आई को फिर से डिफरेंशिएट किया है। तो अगर मैं आई को डिफरेंशिएट करूं तो दो चीज प्रूफ होता है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके भी रखता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। तो माइनस क्यू नॉट ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये हो गया माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब देखो मेरा इनिशियली क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी इस क्यू था, तो मैं यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। फिर से देखो एक चीज तो ये प्रूफ हुआ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेटिस्फाई किया, और दूसरा चीज है ये डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू ये जो मुझे बाद में काम दे सकता है। यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व में जरूरत पड़ेगा। एक तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसके बाद दिखाऊंगा। So my total energy, that is energy stored due to capacitor plus energy stored due to inductor, that is q square by 2c plus half li square. So half या 2c, q का वैल्यू है q नॉट cos omega t whole square plus half li का वैल्यू है माइनस q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर। तो क्या आएगा क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा क्या होता है 1 बाई रूट अंडर एल सी। सो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा 1 बाई रूट एल सी। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c cos square omega t plus q naught square omega is 1 by root under LC into L by 2 sin square omega t। एक एक L कट गया, तो क्या हो गया q naught square by 2c cos square omega t plus q naught square by एक एक L कट गया 2c sin square omega t। So what we can say, if we take q naught square by 2c common, cos square omega t plus sin square omega t, which is equals to q naught square by 2c, is a constant value. Constant means constant. So total energy remain conserved. Yes or no? Yes or no? Yes sir. अच्छा, इसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू दैट, बड़ी सुंदर न्यूमेरिकल, आईआईटी में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, शो यू दिस क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि फिर से बोल रहा हूँ ये सब क्वेश्चन का न्यूमेरिकल बोर्ड लेवल पे नहीं देगा, और मुझे जितना याद आ रहा है कि ये शायद एलसी ऑसिलेटर तुम लोगों का हटा दिया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम क्योंकि तुम्हारा इंडक्टर कैपेसिटर ये सब सभी है एसी में, तो इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम दे कैन गिव यू एनीथिंग। हाँ, सो एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, देखो क्या बोला है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी is connected across a charged capacitor of capacitance
5 microfarad, and the resulting LC oscillator is set oscillating at its natural frequency. Let Q denote the instantaneous charge. Let Q denote the instantaneous charge on the capacitor, and I the current in the circuit. I the current in the circuit. It is found that the maximum value of charge Q, that is the Q naught, is the maximum value, because हमने formula जो लिखा था याद करो, Q naught cos omega t. So Q naught is the maximum charge. ये कितना बोला है? 200 माइक्रोकूलम. ठीक है. अब देखो क्वेश्चंस क्या क्या बोला है कि when Q equals to 100 microcoulomb, what is the value of di by dt? What is the value of di by dt? माने rate of flow of charge. ये कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, तो di by dt देखो मैंने I को इसलिए डिफरेंशिएट करके दिखाया कि it will be helpful for you. Second one, when Q equals to 200 microcoulomb. So सिंपल सा बात है, मैं बिना करके बोल सकता हूँ कुछ. अगर मेरा चार्ज फुल है तो करंट जीरो होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बोला है when the Q is 200 microcoulomb, what is the value of I? I is how much? ये आंसर सीधा जीरो आएगा, लेकिन बोलने से तो नहीं होगा. अगर बोर्ड में आया तो you have to show it. Number 3, find the maximum value of I. Find I maximum, करंट का मैक्सिमम वैल्यू. और इसका चौथा क्वेश्चन जो है, when I equals to half of the maximum value, ठीक है, what is the value of Q? What is the value of Q? तो एक लाजवाब क्वेश्चन है, और ये IIT एडवांस में एक बार ये क्वेश्चन आया था. ठीक है, LC ऑसिलेटर का क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन. क्या हो जाता है, खुद ब खुद चला जाता है. So what is the maximum? What is the value of Q? Value of Q. ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है. So we can start this question. Before we start, सबसे पहले देखो मेरे पास L है, C है, LC oscillator है. That means they are connected in parallel, and as they are connected in parallel, we can find out the angular frequency omega. So let's find it. 2 into 10 to the power minus 3, 5 into 10 to the power minus 6. तो ये हो गया 1 by 10 into 10 to the power minus 9. That means 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 4, 10 to the power 4, मतलब 10,000 रेडियन पर सेकेंड. जब मुझे ये मिल गया 10,000 या 10 to the power 4 रेडियन पर सेकेंड, अब सबसे पहले जो मुझे चाहिए di by dt है ना. तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चार्ज का फॉर्मूला क्या है? चार्ज का फॉर्मूला है Q नॉट cos ओमेगा टी. हम लोग को स्टार्ट कॉस्ट से करना है. क्यों? क्योंकि चार्ज मैक्सिमम स्टोर हुआ है. मतलब when my time is 0, cos 0 is 1. ठीक है. अगर मेरा चार्ज 0 से स्टार्ट होता, when my मतलब हम लोग फुल चार्ज करने के बाद इंडक्टर लगा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पहले कैपेसिटर को लगा रहे हैं और फिर चार्ज मतलब इंडक्टर लगा रहे हैं, या इंडक्टर को चार्ज करके अगर कैपेसिटर से लगाता तो मेरा चार्ज स्टोर 0 होता. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले कैपेसिटर को फुल चार्ज कर रहे हैं. सो मेरा करेंट जो होगा वो dq by dt. तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी. मैं डायरेक्ट कर दिया. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. फिर अगर मैं इसको di by dt करूं तो मेरा माइनस Q नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा cos ओमेगा टी. ये सब नो. Yes or no? Everyone, is it okay?
तुम लोग तो कुछ बोलता भी नहीं है। अब देखो मेरा Q इज इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। Q नॉट का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 200, और Q क्या बोला है पहला क्वेश्चन में। अब मैं शुरू कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन। Q कितना बोला है 100 माइक्रोकूलम, Q नॉट कितना है 200 माइक्रोकूलम कॉस ओमेगा टी, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो कॉस ओमेगा टी कितना हो गया हाफ, तो ओमेगा टी कितना हो गया 60 डिग्री, बिकॉज कॉस 60 इज हाफ होता है। तो यही मैं ओमेगा टी का वैल्यू अगर 60 डिग्री लगता हूँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी। तो मेरा आंसर होगा क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। दैट मीन्स ये आएगा मेरा माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू हाफ। अब मेरा माइनस तो तुम इन टर्म्स ऑफ अगर डी आई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड पूछा है, प्लस माइनस कुछ नहीं बोला है, सो यू कैन यूज प्लस। क्यू नॉट का वैल्यू कितना है 200 माइक्रो माइनस 10 टू द पावर 6, ओमेगा का वैल्यू है 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर इंटू हाफ। तो ये कितना हो गया देखो 200 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर 8 इंटू हाफ। तो ये कट गया 10 गया 10 to the power 4 ampere per second. Everyone use it, okay? और in terms of magnitude, अगर तुम इसको माइनस में भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है when the Q equals to 200 माइक्रोकूलम what is the value of 5। मैंने पहले ही बोला इसका आंसर 0 होना चाहिए, लेकिन हम शो करके दिखाएंगे cos ओमेगा टी। So 200 microcoulomb equals to 200 microcoulomb cos omega t, which means cos omega t is 1, omega t is 90 degree। तो इसको मैं अगर करंट का इक्वेशन में डालूंगा, so my minus q naught 200 microcoulomb omega 10 to the power 4 10 to the power 4 और साइन sorry cos omega t is 1, so omega t is 0 degree, sorry omega t is 0 degree not 90 degree, so 0 degree, so sine 0 degree is how much 0। So as I told you, when my charge is maximum store, my current is 0, so I can prove it also by using the equation। Now the third one is, थर्ड वन में क्या बोला है, थर्ड वन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। तो आई का मैक्सिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा क्यू नॉट ओमेगा, क्यू नॉट ओमेगा तुम्हारे पास देखो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला ही है, यही मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। सो क्यू नॉट ओमेगा, तो क्यू नॉट कितना है, क्यू नॉट है 200 माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6, ओमेगा कितना है 10 टू द पावर 4। तो क्या हो गया 2 into 10 to the power minus 6 10 to the power 6, that means 2 एम्पियर। ये हो गया करंट का मेरा मैक्सिमम वैल्यू। और चौथा क्वेश्चन जो है इसका, चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है when I equals to half of the maximum value, what is the value of Q। तो देखो तुम इस ऐसे भी बोल सकते हो मेरा करंट का फॉर्मूला क्या था माइनस, इसको आई नॉट ही मान लो, तुम्हारा क्या था साइन ओमेगा टी। अगर मेरा आई नॉट बाई 2 है माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो मेरा ओमेगा टी कितना हो गया, साइन ओमेगा टी हो गया माइनस हाफ। सो ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो गया ओमेगा टी का वैल्यू हो गया 30 डिग्री और 150 डिग्री ना, 30 डिग्री में प्लस होता है सॉरी, माइनस 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो 150 डिग्री पे मेरा चार्ज कितना होगा क्यू नॉट cos omega t, q naught is how much, q naught is 200 microcoulomb
cos 150 डिग्री। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में अच्छा ऑल साइन tan cos ना माइनस होगा 150 डिग्री भी नहीं होगा, ये गलत है, सॉरी, माइनस 30 डिग्री और ऑल साइन tan cos, सॉरी माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में शायद याद है ऑल साइन tan cos, यहाँ पे माइनस हाफ है, माइनस हाफ मतलब ये इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में cos ने पॉजिटिव होता है, सो माइनस cos 30 कितना होता है √3/2, so 200 microcoulomb √3/2, that means 100 √3 microcoulomb is the charge stored. Yes or no? That is you can write हाँ इतना ही लिख सकते हो। Everyone, is it okay? Hello. Yes, sir. So that's it for today. I'm stopping the recording then. Okay.